मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तार साहब, आज आपसे इम्पोर्टेंट बात ये करनी है कि डॉलर जो है वो उसकी उड़ान कम ही नहीं हो रही और वो 203 रुपए पे पहुंच गया, यानी कि एक अमरीकी डॉलर पाकिस्तान में 203 रुपए का हो गया है। उधर मजहबी अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो अपने 35 पर्सनल जाती मुलाजिम को हज में लेके जा रहे हैं फ्री जो खर्चे के ऊपर। और सुनने में आया है कि फौज ने भी बड़ा टफ मैसेज दिया इमरान खान को कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बात ना करें। तारड़ साहब, ये डायरेक्शन किस तरफ जा रही है? सुना है डिफेंस बजट भी 6% उसमें इजाफा हो रहा है। ये पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को अगले 12 महीने में 41 अरब डॉलर चाहिए। तो पाकिस्तान की डायरेक्शन कहां से है? IMF अभी तक डील फाइनल नहीं हुई और हम जो है वो याशियां और शाह खर्चियां वैसे की वैसे चल रही हैं। आप क्या देखते हैं, डायरेक्शन हमारी क्या है? ये नई हुकूमत निजाम संभाल पाएगी? चीमा साहब, आपने फरमाया हमारी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में। हमारी डायरेक्शन अफगानिस्तान में है, वो डिटरमिन खान साहब कर चुके हैं। खान साहब ने अपनी सियासी पार्टी को चेंज करके एक मजहबी पेशवा बन चुके हैं, एक मजहबी पार्टी बना दी है। मैं बल्कि उनके इस सफर के बारे में भी बताना चाहूंगा कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी का नाम दिया और अमल बिन मारूफ और जिहाद। और जब उनके चेले जो थे, सबसे पहले तो दो मिनिस्टर्स थे, अफरीदी साहब और सरवर खान साहब, उन्होंने कहा हम खुद कुछ हमले कर देंगे। और आज आज उनके एक और नौरतन जो है अता एडवोकेट साहब, उन्होंने कहा है अगर इमरान खान को हाथ लगाया तो वो खुद को बमबार बन जाएंगे। तो ये डायरेक्शन तो आपके अफगानिस्तान की है, ये नजर आ रहा है। जब एक मजहबी पार्टी एक कल्ट बना लिया जाए, एक नया मजहब इजाद कर लिया जाए और वो पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन और हर उसका जो उसकी अदलिया एस्टेब्लिशमेंट और उसके हर इंस्टीट्यूशन ब्लैकमेल हो रहा हो, डर रहा हो, खौफ हो, तो फिर डायरेक्शंस क्या होती हैं? आप कह रहे हैं डॉलर 204 का। मैं समझता हूँ आपने खुद अपने एक सेगमेंट में कहा था कि डॉलर की प्रेडिक्शन 300 रुपए पर है, तो वो 300 रुपए पे जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। किसी के पास कोई ऐसा हल मौजूद नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाला जा सके। मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा कि दुनिया में कौमों में जब भी को बहरान आता है तो लीडर उनको बहरानों से निकालते हैं। तो आज हमारे पास कौन सा लीडर है? कोई इंस्टीट्यूशन ही बता दे। सारे ब्लैकमेल हो रहे हैं, फौजी भी डर के बैठे हैं, जजेस भी डर रहे हैं, कांप रहे हैं। और एक अनोखा लाडला है जो मिसालें देता था कि देखे यूरोपियन ममालिक के वजीर आजम साइकिलों पे जाते हैं और वो इस वक्त सूबा सरहद के हेलीकॉप्टर को एक टैक्सी की तरह यूज कर रहा है। और बार बार एक हाथ में उसके पेट्रोल है और एक हाथ में माचिस है। और बार बार वो कहता है कि अगर मुझे छेड़ोगे, अगर मैं वजीर आजम नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हैं। तो आप आज कह रहे हैं कि उसको सख्त नोटिस दिया गया कि एटमी असासों के बारे में बात ना की जाए। बस यही नोटिस, ये उसके सामने क्या माने रखता है? वो तो बार बार कहता है कि वह तुम किस किस्म की फौज हो, मेरे खिलाफ अमेरिका ने और भारत ने और इसराइल ने साजिश की है और तुम उसको बचा नहीं सके हो। वो देखिए किस बुरे तरीके से 5th जनरेशन वार के जरिए उसने अपनी ही एक फौज को डीमोरलाइज कर दिया है। तो उसको सिर्फ यही कहना कि आइंदा एटमी असासों का नाम ना लेना, ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने मान ही रखता। वो तो मैं समझता हूँ जब तक इसको किसी सख्त हाथ ने किसी सख्त तरीके से ना रोका गया तो आउट ऑफ कंट्रोल है। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि मुआशी बहरान है। देखें, 30 रुपए और आज 25 रुपए पेट्रोल बढ़ाया गया है। लेकिन आपको पता है कि आपके सरकारी अफसरान का कोटा क्या है फ्री पेट्रोल का? आप हैरान हो जाएंगे अगर आप देखेंगे कि आपके MNAs और आपकी ब्यूरोक्रेसी और वो कितने हजारों लीटर उनके कोटे हैं। और इस वक्त भी जाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो जो एक रूलिंग एलीट है मैं माजरत के साथ कि वो अगर आप 1000 रुपए का भी लीटर हो जाए तो उनके V8 गाड़ियां चलती रहेंगी। मार खाता है सिर्फ छोटा तबका जो होता है, मजदूर तबका मार खाता है, क्योंकि उसको फौरन उसकी उसकी आमदन में इजाफा नहीं होता। आज एक उससे भी बड़ी खबर है चीमा साहब, मैं उसको टच करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें 15 से 20% बढ़ाई जाएंगी, लेकिन IMF के अप्रूवल के बाद। देखिए गुलामी गुलामी क्या होती है कि अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं साफ बहादुर से अपने जो हुक्मरान हैं, अपने मालिक हैं, उनके मशवरे के बगैर आप अपने अपने पाकिस्तानियों की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा सकते। और इसके मुझे देखें
3 हफ्तों में कुछ भी नहीं हुआ है। इसके लिए IMF की डीलिंग के लिए हमारे अनोखे लाडले ने लेजिस्लेशन की थी। हमारी एजेंसियां MNAs उठा के लेकर आई थी वोट डलवाने के लिए, और ये साइन भी, अब डॉक्यूमेंट भी आ चुके हैं, इस पे प्रोग्राम भी हो चुके हैं कि वो साइन इनके शौकत तरीन साहब ने किए थे IMF के साथ। लेकिन ये देखें कि आज आप, ये 3 हफ्तों में इसने कहा कि 3 टुकड़े पाकिस्तान के होंगे, और इस इंसान को रोकने के लिए किसी सियासी पार्टी और किसी इंस्टीट्यूशन और किसी एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत नहीं है कि तुमने 3 हफ्तों के अंदर 3 टुकड़े किस तरीके से किए और किस खूबसूरती से किए हैं। तो ये एक अलमिया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान इस तरह के फितने से बचाए, जो कि सियासत से, नए पाकिस्तान से अब एक सियासी कल्ट बन, एक मजहबी कल्ट बन चुका है, नया मजहब बन चुका है। नौज बिल्ला इसी इंसान ने कहा था कि उम्रे और हज करने की क्या जरूरत है, यहाँ PTI में रह के आप काम करें। और फिर अब उड़ता फिर रहा है, वो हेलीकॉप्टर लेके फिर रहा है। कभी उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि तुम भाई हर जगह हेलीकॉप्टर सुबह से रात का लेके फिर रहे हो। लेकिन 9 साल से इसकी वहां पे हुकूमत है, और देखें किस खूबसूरती से इसने बेवकूफ बना रखा है। और सिर्फ उन लोगों को, इसको पता है कि सुबह से रात के अंदर लोगों का मजहबी रुझान है, और रोजाना सुबह उठ के उनको अमर बिन मारूफ और सियासी टच दे देता है, जिस तरह वो कहते हैं सियासी टच दो। तो बदनसीबी पाकिस्तान की इसमें क्या 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 कहा जा सकता है। नई हुकूमत है, उसके पास वो एक कोई 10 पार्टियों का वो एक मजमुआ है, पता नहीं कितना अरसा वो निकलता है उनका। और वो भी देखिए ना, मशवरा करने के लिए वो चले जाते हैं लंदन में। उन्होंने सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में ये की है। और दूसरा ये कि उनके पास कोई, इस वक्त अगर देखा जाए तो अपोजिशन भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है। वो एक वोट के जरिए हुकूमत में आए हैं, जाहिर है दुनिया उनकी भी रिस्पेक्ट उतनी नहीं करती। अब इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, अब देखिए आगे पाकिस्तान कहाँ जाता है। लेकिन मेरी नजर में पाकिस्तान का मसला सियासी बहरान नहीं है, पाकिस्तान का मसला करप्शन है, मुआशी बहरान है और करप्शन है। डॉलर आ भी जाए, जिस तरह आपने कहा है 41 बिलियन डॉलर, इस वक्त अगर आपको 82 बिलियन भी कहीं से मिल जाए तो वो रुकेंगे नहीं पाकिस्तान में, फौरन दुबई और लंदन चले जाएंगे। लोगों ने मैंडेट भी दिया था इसके इसके रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड, रिफॉर्म रिलेटेड। लेकिन क्योंकि इस हमाम में सारे नंगे हैं, तो किसी को जरूरत नहीं थी कि उसको छेड़ा जा सके। बिल्कुल सही है। ये तार साहब ज़ारी बात है, इसमें तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का तबका बात कर रहा है कि इमरान खान जो मर्जी बोल दें। वो रियासत के टूटने की बात करें, वो न्यूक्लियर असासों की बात करें। कल क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ने ऑफ स्टाफ कमेटी ने इसके ऊपर स्पेशली बात की है और कहा है कि ये कोई इतना आसान बात नहीं है, आप इसको सियासी बयानिए के तौर पे इस्तेमाल ना करें। और तारड़ साहब, ये जो एक चीज़ आई है कि ये सियासी जमातें ये कहते हैं, अब इमरान खान कहते हैं ये चू-चू का मुरब्बा है। अब 10 जमातें हर अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बारे में कहा जाता है कि वो तलाशे गुमशुदा हैं। वो या आपको मिलेंगे ग्लोबल मिलेंगे, कहीं बाहर मिलेंगे, वो तो सियासी पे अब बात भी नहीं करते। वो कहते हैं जी मैं तो अब दफ्तर खारजा में हूँ। और उधर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को देखें, वो अपने इलाके के सारे जितने भी उनके काम वाले मुलाजिम हैं सबको हज पे लेके जा रहे हैं। तो ये इस तरह, और अभी तक जो पोजीशन है वो कोई इस तरह लग नहीं रहा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं। प्रोटोकॉल में गाड़ियां भी भाग रही हैं, डॉलर भी कंट्रोल में नहीं है। तो हम ये इस नई जो 10 जमाती 11 जमाती कोलेशन है, इससे कोई उम्मीद है कि ये कोई सोल्यूशन निकलेगा इससे, या कि ये आपस में ही कोई बदरबांटी चलती रहेगी और अवाम जो है वो, आप जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मादरे मिल्लत के, जो है ना वो सब कपड़े ही जो है ना वो फाड़ेंगे। देखिए चीमा साहब, इस वक्त 4-5 पार्टियां जो टेबल के ऊपर मौजूद हैं, एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडेड और PPP इंक्लूडिंग और नून लीग, और ये जो मजहबी नई पार्टी बनी है इसके बारे में इंक्लूडेड, इनके पास किसी के कभी आपने कभी गौर किया हो, कभी इनमें से किसी ने कोई मुआशी प्लान को 5 साल मनसूबा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की हो? इन्होंने कोशिश की हो, अपनी कौम को बताने की कोशिश की हो कि आए मिल के कौम की तरक्की करें, IT की तालीम को बढ़ाएं, एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें? कभी किसी के पास ये अनोखा लाडला स्टेज पे खड़ा हुआ है तो आज तक गहराव झलाव की इसने बात की है, किसी अपनी गलती का कन्फेशन नहीं किया, कोई नया प्लान इसने नहीं दिया। तो ये तो तब चीजें होती हैं जब मजबूरी तौर पर आप में नेशनलिज्म हो, पूरी कौम जो हो बेदार हो, और वो चैलेंज एक्सेप्ट करें कि आए मुआशी तौर पे हम स्ट्रांग हो गए। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है इस वक्त कि हम ना सिर्फ करप्शन को प्रमोट करते हैं, करप्ट लोगों को हम ब्रैक करते हैं। इस वक्त ये एक रवाज बन चुका है सोसाइटी में से। हमने शराफत को प्रमोट नहीं किया, हमने किरदार को प्रमोट नहीं किया, हमने करप्ट लोगों को रोल मॉडल बनाया है। हमने अपनी कौम को बताया है कि लूट मार जो करने वाला है वही हमारा हीरो है। तो जब ये सारी चीजें होंगी, ये सारी हमारी बोन मैरो में जा चुकी हैं,
हर हर चैनल इस पे प्रोग्राम कर चुका है, स्टोरियां मौजूद हैं चोरों की, एक दूसरे को चोर चोर कहने से जिस तरह नहीं काम चलता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, और उस पे मैंने आज तक किसी भी पार्टी और किसी इंस्टीट्यूशन को सीरियस उस पे नहीं देखा। अच्छा तार साहब, इस पे भी थोड़ा बात कीजिएगा कि जो इंडिया में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, उसमें आप तार साहब देखें कि पाकिस्तान में पहले तो बात ही नहीं की, यानी कि 3 दिन वाक़या हुआ, किसी ने पाकिस्तान में बात नहीं की, कतर ने स्टेटमेंट दी, कुवैत ने स्टेटमेंट दी, तो तब जाके जो है वो पाकिस्तान ने भी बात की। और लेकिन अब इंडिया का देखें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कतर, कुवैत को, सऊदी अरब को बड़ा डिप्लोमैटिक आंसर दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जनाब के हमारे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये कुछ किया है। लेकिन जब ओआईसी और पाकिस्तान ने इस वाले से बात की तो उन्होंने पाकिस्तान को और ओआईसी को स्नब कर दिया कि आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपके मुल्क में हिंदुओं, मुसलमानों, अहमदियों को आजादी नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह कुवैत और कतर को बड़े मीठे सा जवाब दिया और कहा कि जी हमारे जो है वो ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश हो रही है और ये सेंटिमेंट्स को उभारा जा रहा है, हमारे ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं ये जो इंडिया का रिस्पॉन्स था इंटरनेशनल कम्युनिटी से के हवाले से? ये आपसे मेरी बात नहीं हो सकती, मैं समझता था कि आपसे इस पे जरूर तबसरा लूं। देखिए, इस वक्त इंडिया के अंदर ये जो मुसलमानों की हालत है, उस पे आप जितना भी अफसोस करें कम है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको मैंने बड़े कई एंगल से देखा है, और उस पे बीजेपी ने और आरएसएस का जो एजेंडा है कि जितना वो पाकिस्तान मुसलमानों को दबाएंगे वहां पे, वो हिंदू वोट हासिल करने में कामयाब होंगे, और वो इस पॉलिसी में कामयाब हैं वहां पे, और उसी पे वो काम कर रहे हैं। ये भी मेरे ख्याल में उसी का हिस्सा है, किसी चीज को कंडेम नहीं किया जाता। वहां पे जो मुसलमान है वो लोअर क्लास तबका समझा जाता है, और उनको उनके ऊपर पहले भी आपने देखा होगा कि उनको मारने कूटने की अक्सर वीडियो जो है सोशल मीडिया पे आम है। वहां पे उनके हालत थर्ड नहीं है, फोर्थ क्लास सिटीजन है वो, और उनको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्टेटों में मैंने उनकी हालत अक्सर देखी वहां भी जाके, दे वर नॉट कंसिडर एन इक्वल इंडियन। लेकिन इसमें ये जो खासकर मजहब के हवाले से मैं समझता हूँ एक रेड लाइन होती है। अगर हमारे जो हिंदू हैं, अगर उनके मजहब के खिलाफ, अगर उनके डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही है आपको जी आवाज? जी, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। हाँ जी। देखिए, अगर आप ये सोचें कि मस्जिद, अगर मंदिरों में जाके कोई मुसलमान वहां पे जाके गाँव देखें, गाय का सर फेंकें या उनके खुदाओं की बेहुरमती करें, तो वो क्या फील करेंगे? मेरे ख्याल में ये एक रेड लाइन होती है, बड़ी सेंसिटिव रेड लाइन होती है, और इसकी वायलेशन इंडिया में आरएसएस के एजेंडे और बीजेपी के झंडे के नीचे मुसलसल हो रही है। चाहे लिंचिंग हो, चाहे वहां पे देखिए, वहां पे मैं हैरान होता रहता हूँ, चीफ मिनिस्टर लेवल के लोगों ने इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी कि हम मुसलमानों को कब्रों से निकाल के उसको रेप करेंगे, लेकिन उसके बारे में किसी ने मजम्मत नहीं की। तो ये एक तो ना सिर्फ इंडियन मुसलमानों का मसला है, दूसरा उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को हर्ट किया है, उसमें मुसलमान भी वीक नजर आते हैं, क्योंकि सारे मुसलमान डिवाइडेड हैं। और मिडल ईस्ट ने और दूसरे ममालिक ने ये प्रूव किया है कि वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और बस वो उसी चीजों के फायदे उठाए जाते हैं। लेकिन आई सीरियसली कंडेम दिस थिंग, दे शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स, और इसके बारे में रेड लाइन कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा सेंसिटिव मसला होता है, लेकिन ये होता रहेगा जब तक बीजेपी पावर में रहेगी। मुसलमानों को मारा जाएगा, घसीटा जाएगा, उनकी लिंचिंग भी होगी, वहां पे सब कुछ होगा। मेरे ख्याल में मेरे लिए कोई एक नई चीज नहीं थी, और जो रिएक्शन भी उसमें मुसलमान मुल्कों का और पाकिस्तान का है वो भी बड़ा अजीब सा है। पाकिस्तान से रिएक्शन क्या आना था? पाकिस्तान को जिस तरह आपके अभी मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, हमारे पास तो जहर खाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट का होना ना होना किसी मुल्क के लिए असर नहीं रखता। ना आप किसी को आप कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप इस चीज की सलाहियत रखते हैं। अच्छा तार साहब, वहां से इंडिया से एक और मौक़िफ़ भी है, वो कहते हैं कि जी ये जो मुसलमान हैं, ये भी इंडियंस को, जो हिंदुओं के गॉड्स हैं उनके बारे में बड़ी बात करते हैं। तो कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, तो आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों को भी ये वो कह रहे हैं कि ये रेसिप्रोसिटी में हुआ है कि जब वो करते हैं तो कोई बंदा बात नहीं करता, और जब एक किसी हिंदू ने बात की है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जाहिर बात है उसको डिस्करेज किया जाए,
डिस्करेज क्या किया जाए, कंडेम किया जाए और ऐसे लोगों को सजाएं दी जाएं। और इस पे तो मिडिल ईस्ट सारा कह रहा है माफी मांगे जो है वो नरेंद्र मोदी साहब से, लेकिन वो हिंदू कह रहे हैं कि हमारे खुदाओं के बारे में भी इस तरह की बात होती है। तो इस चीज देखिए, को, ये एक नहीं डायलॉग इसमें, नहीं होना चाहिए। नहीं इसमें मैं इसको डिनाई करूंगा चीमा साहब इस तरीके से। देखिए, वहां मसाजिद गिरा के मंदिर बनाए जा रहे हैं, लेकिन मंदिरों को गिरा के मसाजिद नहीं बनाई जा रही। आपने ये देखा होगा कि एक जो इंडिया के अंदर ट्रेंड चल रहा है कि लिंचिंग में मारे जाते हैं तो मुसलमान मारे जाते हैं, हिंदू नहीं मारे जाते। ये बिल्कुल किसी ने कहा, गुजरात में हजारों के हिसाब से ट्रेनों में आग जो लगाई जाती है वो मुसलमानों को मारा जाता है। लाइसेंस इस वक्त उनके पास मुसलमानों को मारने का है, हिंदुओं को मारने का नहीं है, वो मेजोरिटी में है। और बीजेपी के पीरियड में मुसलमान अंडर थ्रेट है, और वो ये हकीकत है। इसमें आप इसको डिनाई कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है। मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मंदिरों को मस्जिदों को गिरा के मंदिर बनाए जा रहे हैं। आप देखें कितने मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई जा रही हैं। ये मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा, इसको इसको डिनाई करूंगा। मुसलमानों की हालत मैंने खुद इंडिया भारत में जाके देखी है, जो कि उनके हालात है। लोअर क्लास है, मैंने जिस तरह बताया कि हर लोअर तबका जो कम्युनिटी का होता है वो छोटे छोटे काम करते हैं। कोई उनको अच्छी जॉबों के हवाले से, उनकी सियासत में आप देख लें, उनकी आबादी के हवाले से उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जिस तरह का स्टेटमेंट जो आज आया है, अगर वो पावरफुल होते तो इस तरह का स्टेटमेंट आना ही नहीं था। वो तो बेचारों के हालात खराब है। वो तो जिस तरह मैंने रोज डेली बेस पे उनको कहा जाता है कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, रोज डेली बेस पे मैंने अक्सर देखा है। मैं एक दफा भारत गया हूँ, तो किसी को ये नहीं पता था मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उन्होंने कहा जी ये तो जी मिनी पाकिस्तान है यहाँ पे। तो इस तरह के अल्फाज यूज किए जाते हैं उनके लिए, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा तार साहब, इसमें ये भी बताइएगा, ये जो कुछ वाकया हुआ इसमें कहा जा रहा है कि शायद अरब वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात आपस में मजीद खराब हो सकते हैं, और इवन के बैन कतर की बातें भी, कतर एयरवेज को बैन करने की बातें भी इंडिया में हुई। तो आप क्या समझते हैं, ये इतना बड़ा वाकया है कि मुस्लिम वर्ल्ड के और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, या क्या आप समझते हैं कि इंडिया डैमेज कंट्रोल कर लेगा? नहीं, इंडिया ना डैमेज कंट्रोल करेगा और ना ये ताल्लुकात खराब होंगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करेक्टनेस की हद तक बातें होंगी, वरना मुसलमान इतने डिवाइडेड हैं और इतने कमजोर हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, और इस वक्त अरबों को पैसा चाहिए, उनको इस्लाम के बारे में उनका इंटरेस्ट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी उनकी, इट्स नॉट देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप खुद देखेंगे हफ्ते बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कतर एयरलाइन भी वहां जाएगी और हर कारोबार होगा। ये सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा अपने अवाम को बताने के लिए, वो कहते हैं कि आंखों में मट्टी डालने वाली बात है। आप देखेंगे इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। माजी में भी जो चीजें हुई हैं, मिडिल ईस्ट, जिस तरह मैंने बताया, ओआईसी इज ए नॉन फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ सऊदी अरेबिया का एक प्रोपेगेंडा टूल है कि 2-4 दिन बातें करेंगे, इधर से कंडेम करेंगे, उधर से करेंगे, दैट्स बेसिकली इट। लेकिन अनटिल कभी भी अरबी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेते जब तक उसमें फाइनेंस पैसा इन्वॉल्व ना हो। इसमें क्योंकि पैसा कहीं से भी रुकने का खदशा हुआ तो फौरन वापस हट जाएंगे। आई डोंट बिलीव कि इट्स गोना लास्ट लॉन्गर। मेरे ख्याल में 2-4 दिनों में ये बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, 2-4 दिनों में आप समझते हैं कि ये बात खत्म हो जाएगी। तो तारड़ साहब, कल एक छोटा-सा वाक़या हुआ, आखिरी एक सवाल आपसे करूँगा, वो डोमेस्टिक है। वो ये है कि कल पाकिस्तान के एक्स जो आर्मी हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पे उनसे बड़े सख्त सवाल हुए। लोगों ने कहा कि आप अपनी ज़मीनें बेचें, बड़ा कुछ हुआ, और उन्होंने आगे से और जो है वो बातें की। तो आप क्या समझते हैं, और इमरान खान की हमायत में वो बाहर निकले, तो आप क्या समझते हैं, वो जो इमरान खान का मोमेंटम था अभी वो टूट रहा है कि आप समझ रहे हैं, और ये जो लोग बाहर निकले हैं, अब इमरान खान भी घर बैठ गए हैं, कोई डेट नहीं दे रहे, धरने की कुछ नहीं हो रहा, तो ये एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है एक फौज पे प्रेशर डालने की। आप कल का जो वाकया हुआ है उसको आप किस तरह देखते हैं, इससे कोई फायदा होगा इमरान खान को, या आप समझते हैं कि इलेक्शन 2023 में ही होंगे? देखिए, इलेक्शन अब 2023 में ही होंगे। खान साहब ने जितनी लाइमलाइट लेनी थी वो ले ली है। बल्कि आपने वो दूसरी बात नहीं बताई, पूरी बात। वो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जमीनें वापस करने वाले क्वेश्चन पे, तो उसने कहा था अपने अपने जनाजे का जो है वो बंदोबस्त करो। मैं समझता हूँ एक एक्स आर्मी सर्विस और किसी ऑफिसर को इतनी मेरा मकसद है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इट वाज हर्टिंग, इट वाज हर्टिंग। शो कर रहा था कि ही वाज ट्राइंग टू प्ले गॉड। मैटर ऑफ फैक्ट ये बड़ी गलत बात है। मैंने सुना है, वाज हार्ट ब्रोकन। यू आर नॉर्मल क्वेश्चन है, तुम कह दो नो कमेंट्स, आगे चले जाओ। तुम एज अपनी देखो, जिस तरह के जवाब दे रहे हो, मुझे तकलीफ हुई उसकी। बल्कि आर्मी का 74 साल से जो पाकिस्तान का ड्रामा है, सारी बिल्डिंग पाकिस्तान की जो खड़ी है,
सियासत की, वो सारी आर्मी रिलेटेड है। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये गंद क्रिएट करने वाले भी यही थे, सफाई भी मॉरल ऑब्लिगेशन इन्हीं की है कि इसकी सफाई करें। हर सियासतदान को अपनी झोली में बिठा के लाते हैं, अब वो एडमिट भी करते हैं। और कल जिस तरीके से आपने कहा है, जो इसका अब हो रहा है अब इस वक्त इमरान खान साहब के गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है। सबसे बड़ा जो इस वक्त एलिमेंट है उनका, उनके खिलाफ पाकिस्तान का गर्म मौसम उनके खिलाफ है। इस वक्त गर्मी इतनी है कि खान साहब देखे, मैंने अगले दिन देखा था इनके जलसों जुलूसों में 250 लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ है। खान साहब खुद तो भाग के एयर कंडीशनर में बैठ जाते हैं, भाग कर हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं। 250 बंदे इस वक्त अस्पतालों में दाखिल हैं जिनको हीट स्ट्रोक हो चुका है। तो अनोखा लाडला फिर बनी गाला के एक पुरफिजा माहौल में आ चुका है, एयर कंडीशनर में बैठा है। मुगल शहजादे से तो वो कम नहीं है। तो उसमें वो अब दूसरा इस वक्त बात यह है कि डीमोरलाइज हो चुके हैं उनके लीडर, जो लीडरान है। उनके एक राइट हैंड जो शफकत खान साहब ने रिजाइन किया है, वो मुझे आज जो पता चल रहा है कि उसके पीछे सेहत नहीं है और कई अवामिल है। दूसरा, इस वक्त मैं हमेशा आपके सेगमेंट में भी कहता रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब, उन जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो फॉरेन पॉलिसी उनकी टेबल पर कभी नहीं हुई। और आज उसका जवाब ये भी मिल गया है कि मुल्तान से वो एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी आंख आज भी पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री पर है, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव पोजीशन है वो। तो अगर इस तरह के मसाइल हैं, पीटीआई को लोग छोड़ रहे हैं, कई पीटीआई के पुराने एमपीए एमएनए जो है वो शेर के निशान से इलेक्शन लड़ेंगे, तो दिन जितने घंटे ये करंट गवर्नमेंट will stay in power, PTI will be losing inch by inch on a daily basis. तो इस वक्त हवा निकल चुकी है खान साहब को। अब फ्यूचर में देखें क्या होता है। पाकिस्तान में रहते हैं, जेल जाते हैं या लंदन चले जाते हैं, इसी तरह का मुस्तकबिल है उनका। अब गॉड नोज हाउ लॉन्ग इट टेक्स। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेट्स सी सर क्या होता है। बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल के हवाले से, तेल के हवाले से फाइनेंस नहीं है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, मामलात जो हैं वो कोई अच्छी डायरेक्शन में नहीं है। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।